नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पत्रकार राजीव की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में ये टीम जांच करेगी। 19 सितंबर को उत्तरकाशी से हुए थे लापता जोशियाड़ा बैराज में शव की बरामदगी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार राजीव पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है और ईमानदार पत्रकारिता डर और असुरक्षा के साए में है। राहुल गांधी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि आप जिस तरह से पत्रकार राजीव की मौत हुई है, उस मामले को लेकर डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और ये टीम जांच करेगी कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिस तरह से राजीव पत्रकार की मौत को घाट उन्होंने उतारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर ये सवाल पूछ लिया है कि आखिरकार इस मामले में जांच निष्पक्ष हो और पत्रकारिता जो ईमानदार पत्रकार है वो डर के साए में जीने के लिए क्यों मजबूर है। आइए एक्सपोस्ट पर नजर डालते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से एक्सपोस्ट में लिखा गया है कि उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। आगे लिखते हैं कि बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही एक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। तो अब बताते चले कि राजीव पत्रकार की मौत के मामले को लेकर अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की ओर से पोस्ट किया जाता है तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से टीम गठित कर दिया जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर आप निष्पक्ष जांच कीजिए और डीएसपी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है। 18 सितंबर की रात्रि से श्री राजीव प्रताप ये इनकी गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है 19 सितंबर को, और सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस ने इनकी छानबीन के लिए और जो इनकी खोज के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। ये जो टीम है ये अपने इन्वेस्टिगेशन में इन सभी पहलुओं का जो मैंने अभी उल्लिखित किया इनका समावेश करते हुए और ये शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। तो 19 सितंबर को उत्तरकाशी से लापता हुए थे राजीव और इस दौरान ये देखा गया कि अब वो मृत पाए गए। अब सवाल बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसने मौत के घाट उतारा, कौन वो लोग थे जो इन पर पूरी तरह से हमला करते हुए नजर आए। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं। अरुण सैनी, जिस तरह से अब देखा गया है कि पत्रकार राजीव की मौत का जो मामला है वो अब थम नहीं रहा है। एक तरफ टीम गठित कर दी गई है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल उठा दिए गए। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरीके से एक जो है पत्रकार, युवा पत्रकार राजीव प्रताप का जो है वो
मौत हुई है और उनकी मौत को लेकर के जिस तरीके से उनके परिवारजनों ने भी आशंका जताई कि उनकी हत्या जो है वो की गई है, तो इसको लेकर अब स्पेशल जांच के आदेश भी जो है वो कर दिए गए हैं और एक स्पेशल जांच जो है वो इसमें होगी। और इसी के साथ ही जो है वो डीजीपी ने भी जो है इसको लेकर के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर जांच के आदेश दे चुके हैं कि जांच होनी चाहिए, किस वजह से जो है उनकी मौत हुई है, क्या कारण रहे हैं। और इसी के साथ ही जो है हालांकि जो परिवारजन थे उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग इसमें की जा रही थी। हालांकि एक स्पेशल जांच की जो है वो सौंप दी गई है, स्पेशल जांच इसमें होगी। तो वहीं जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाया है और उन्होंने अपने आज ट्वीट करके जो है इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि जो है जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो ईमानदार पत्रकार है, वो डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने भी मांग की कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्हें जो है वो न्याय मिलना चाहिए। किस कारण जो है उनकी मौत हुई है, क्या कुछ कारण रहे हैं, हत्या की गई है, फिर क्या कारण है, इसकी भी जो है जांच वो होनी चाहिए। हालांकि अब इस मामले में जांच हो रही है, जांच में तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। और उनसे नहीं, अब जिस तरह से देखा गया कि अब जो टीम गठित की गई है डीएसपी के नेतृत्व में ये टीम काम करेगी, कितने दिन का वक्त दिया गया है कि इतने दिन के अंदर इस रिपोर्ट को सौंपना है, क्या कुछ आगे इस पर सरकार आगे बढ़ती हुई? जी बिल्कुल, देखिए जो ये जांच दी गई है जल्द से जल्द जो है इसे ये जांच टीम जो जांच करेगी और जांच करने के बाद जल्दी जो है अपनी आने वाले 10 से 15-20 दिनों में जो है अपनी रिपोर्ट वो सौंपेगी कि क्या कुछ कारण रहे हैं और उसके बाद जो है जो भी कारण निकल कर सामने आएंगे उसके साथ ही जो है आगे की कार्यवाही इस मामले में वो है जो की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उनसे तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आप जो राजीव पत्रकार हैं, जिस तरह से उनकी मौत हुई, जिस तरह से संदिग्ध हालात में उनको पाया गया, अब इसको लेकर राजनीति तो हो रही है लेकिन सरकार की ओर से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया। यही टीम है वो जांच करेगी और उसके बाद सरकार को ये रिपोर्ट सौंपनी है। पत्रकार राजीव की मौत से आपको जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई। डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में जांच करेगी ये टीम। इसके साथ साथ 19 सितंबर को उत्तरकाशी से लापता हुए थे राजीव और अब इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार राजीव के मौत मामले पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिख दिया कि ईमानदार पत्रकारिता डर और असुरक्षा के साए में जीने के लिए मजबूर है, लेकिन जांच निष्पक्ष ही होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि राजीव के पीछे वो कौन लोग थे जो राजीव को इस कदर इस तरह से संदिग्ध हालातों में मौत के घाट उन्हें उतारा गया और फिर डैम में फेंक दिया गया। तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहे। यह आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो असेविनः चत्वारि तस्यं वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अर्थात जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करने वाला होता है उसकी आयु विद्या बल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, भगवान की कृपा होती है। आप सभी वरिष्ठ जन हमारे जीवन के दीप स्तंभ हैं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुभव की ज्योति से हमें सही राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके जीवन पर्यंत जो आपने अनुभव प्राप्त किया होता है वो आप हम सभी को उसी के अनुरूप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अनुभव की आवश्यकता होती है, अपना अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है
उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी, दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, क्योंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रम में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान,
सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के हितों की रक्षा के लिए बड़ा संदेश दिया, जिसके चलते उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिससे पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए। किस तरह से आप देखिए, लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। तो आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की ये बहुत सोची समझी साजिश है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते भारत को नहीं देख पा रही हैं। ये लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। अगर किसी से आपको लगाव है तो उसके नाम की तख्ती उठाकर घूमने का अधिकार आखिर आपको किसने दे दिया? क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा।
तो नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की नौवीं और अलौकिक शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों को देने वाली मां सिद्धिदात्री कहते हैं और इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। इस पर्व पर देश भर के मंदिरों में भक्त मां के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर आपके सामने है। और आज देखा क्या है, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। हर जगह पर यही देखने को मिल रहा है कि आज नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए लोग भारी संख्या में मंदिर का रुख कर रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ आज हवन यज्ञ भी किया जा रहा है, कन्या पूजन भी किया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए भी आप लखनऊ की तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर भी भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में भी लंबी लाइनें लगी हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।